I think if the policy continues as is, everybody will see that the policy is continuing and they will be appalled, and there will be tremendous pressure on Western elites to shut the genocide down. I don't think you can fool people the way you're describing. Let me make 2 points about how I think the Israelis think about this issue. The first is, I think, and this is not completely inconsistent with what you were saying, and this is not to say you would agree with this, but I think they believe they can take over Western media in meaningful ways. They can buy up TikTok. They can suppress CBS News, CNN. तो बात ये हो रही है कि भाई इजराइल अब टिकटॉक खरीद रहा है, ठीक है, सारे मीडिया हाउसेस पे कब्जा काफी हद तक तो वैसे ही था, अभी और करने लगा है, तो क्या उनकी पॉलिसी चेंज होगी टुवर्ड्स जेनोसाइड या नहीं? तो जॉन मीयरशाइमर, वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो वो उनका ये बताना है कि भाई इजराइल पॉलिसी वही है जो पहले थी। अब पहले आई बिलीव मीडिया हाउसेस जो होते थे लिमिटेड होते थे, या जिस तरीके से इंफॉर्मेशन जो बाहर आ रही है वो काफी कंट्रोलेबल था। अब सोशल मीडिया के एज में ये पॉसिबल नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं कि इजरायलीज को अभी भी लगता है कि भाई हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि इतने टाइम सबसे तो जीत ही रहे थे ना, मैं खुद ही जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, कि मुझे लगता था अरे यार इजरायलीज हैं ये तो अच्छे लोग हैं एंड पैलेस्टीनियंस है वो टेररिस्ट है। वो तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर 7 के बाद ज्यादा सब लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ अवेयरनेस हुई कि अरे एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस रीजन में। मतलब जो उस टाइम पे हुआ, जिस तरीके से जेनोसाइड हुई, उससे पूरी सबकी आंखें वहां पहुंच गई एंड सब एकदम देखने लगे कि यार क्या हो रहा है एंड एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या हुई। तो इजराइल का पूरा पर्दाफाश हो गया, जो इतने टाइम से उन्होंने बड़े मेटिकुलसली, बड़े ध्यान से अपनी इमेज बनाई हुई थी, जिससे वो काफी लोगों को बेवकूफ बना रहे थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो अब काफी उड़ चुका है अब। बट ये बता रहे हैं कि इजरायलीज अभी भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम वही सेम टैक्टिक्स यूज करते रहेंगे, जेनोसाइड करते रहेंगे। Paramount. Yes, Right. yes. God knows what will be left when they're done. But their basic view is they can control the discourse. And you want to remember, until the coming of the internet, they really did control the discourse in very important ways. But the discourse has gotten away from them. So they believe that they can rescue the situation by buying TikTok, CNN, you name it, okay? And the question you have to ask yourself is, do you think that will work? And I think that will backfire because so many people know what's happening. And there'll be alternative platforms anyway. But the second way they can... तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो वो वाली क्लिप ध्यान आती है हमेशा कि भाई इजराइल ने और नेतन्याहू कितने फटे में है, जब सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है नेतन्याहू, सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को बुला के उनको उनकी क्लास लगा रहा है। भाई देने हैं जब आपने कितने ऑलमोस्ट 5.5-6 लाख रुपए एक एक पोस्ट के उन लोगों को, $7,000, तो आके क्लास लगा रहे हैं कि भाई अभी सबसे इंपॉर्टेंट परचेज क्या चल रही है। मतलब मुझे ये भी नहीं समझ में आता, पहले तो इतना ओपनली नहीं रहता था एटलीस्ट, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था इतना, तो कितना किसी को पता रहेगा कि कौन क्या ओन करता है। ठीक है, एक एक क्लिप जब जैसे सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाती है एक्चुअल, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अब आके ओपनली कह रहे हैं कि भाई टिकटॉक खरीदा जा रहा है। मतलब अमेरिकन को भी बताया जा रहा था कि टिकटॉक क्यों खरीदा जा रहा है, क्योंकि चाइनीज है टिकटॉक, ठीक है, और फिर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा, चाइनीज के पास चला जाएगा पूरा अमेरिकन डेटा। अब क्लियरली सामने आ रही है बात, टिकटॉक इसलिए खरीदना चाह रहे हैं ताकि इजराइल नैरेटिव कंट्रोल कर सके। Continue to do these things despite all the criticism is there's a deep-seated strain in Israel and in large portions of the American Jewish community that basically say this is just good old-fashioned anti-Semitism. This is what you would expect. You get a war and they're blaming the Jews. What do you expect? And we just have to sort of hunker down and deal with that. It's been that way for thousands of years. Nothing has changed. But the most important thing is that we do what's best for us. And I think that's actually a quite powerful argument. I think it's dead wrong, and it's not an argument that should be made, but it is made, and it is quite effective. And it allows many Israelis and many American Jews to support these heinous policies. Yeah, I have
इंटरेस्टिंग है काफी ये बात कि वो उनकी जो पॉलिसी है वो ही कि सबको एंटी सेमिटिज्म सबको बोल देना कि तुम एंटी सेमाइट हो, ठीक है। खुद तो वहां पे बिलोंग नहीं करते, ठीक है। सबके सब तो यूरोप और वहां से आए हुए हैं ज्यादातर, जितने भी अश्केनाज़ी ज्यूज हैं, और जो मिज़राई ज्यूज हैं वो फिर भी अराउंड मिडिल ईस्ट और वो काफी सारी अरब कंट्रीज से आए हुए हैं। बट इट सीम्स कि वो बता रहे हैं कि इजरायलीज आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन। उनकी जो पॉलिसी है वो वही करते रहेंगे। एंड इनफैक्ट मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि इजराइल जो देश बना है उन्हीं वैल्यूज पे बना है, ठीक है। सेटलमेंट्स कर करके बना है, दूसरे की जमीन हथिया के बना है, तो उनमें भी ये चीज इनबिल्ट ही है। एंड उनको तो पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है। इतना सारे टाइप का जो ये लोग हैं, मतलब बॉट आउट बाय द इजराइल लॉबी, जो अमेरिकन हैं। जैसे एक मैं पर्टिकुलर मुझे ध्यान है, कोंडोलीजा राइस, ठीक है। वो थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब इराक को इन्वेड किया था। तो वो ये लोग आके क्या चीजें बताते हैं कि भाई जो पैलेस्टीनियंस है उनको स्कूल्स में ये नहीं सिखाना चाहिए कि वाइप इजराइल ऑफ द मैप, ये वो। भाई सबसे ज्यादा हेट्रेड तो इजरायलीज ही सिखाते हैं अपने स्कूल में। कितनी सारी रील्स है कि बेन गवीर पहुंचा और छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो अरब्स को मारने में खुशी होगी। 6-7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे। Tell you, whenever we cover this issue of Larry Ellison and the Ellison family and the pro-Israel lobby buying up all the media outlets, a lot of people putting Barry Weiss in charge of CBS News. You know, these are like desperation moves. I mean, these are not even subtle. And I hear a lot of people saying, "Oh, I'm glad finally there's going to be some space in the American media that's not completely anti-Israel." And it's like, oh yes, the American media has been notoriously controlled by Muslim and Arab voices who are fanatically opposed to Israel, and finally there'll be some space in American corporate media where we have some ownership by people who are pro-Israel. Finally, after so many decades, that's what we're going to have. But I do want to just push a little bit on that, because I too think that that's going to backfire. We don't have anymore a centralized system of information control the way we did, even 10 years ago. Even with the advent of cable, it was still pretty centralized, much more so than now. At the same time, the internet is very vulnerable to a lot of censorship, to a lot of information control. And if it were just buying CBS News and buying Paramount, these kind of like dinosaur legacy media brands, I would say, this is a very obsolete strategy. But the U.S. Congress closed TikTok, or forced a sale of TikTok, precisely because they were so concerned that a lot of young Americans were getting too much information about Israel that they're not supposed to have. And now you have, TikTok in the hands of Larry Ellison and Trump's other allies who are all fanatically pro-Israel. Are you pretty confident that's not going to work? Well, let's just unpack this a bit more. What's going on here, Glenn, is that Israel is more dependent on the United States for its security today than it has ever been in the past. In the beginning, Israel prided itself on being in a position where it provided for its own security. Yes, it might buy armaments from Czechoslovakia, France, or the United States, but Israel had these powerful military forces that could take care of themselves in wars against the Egyptians, the Syrians, the Jordanians, you name it. Those days are long gone. Israel is, and I'm not exaggerating here, super dependent on the United States for its security. It's really बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, कि अब हमारे यहाँ भी इतनी जय जयकार होती रहती है, इजराइल इजराइल इजराइल। परहैप्स पहले, जैसे जॉन मेयर शाइमर बता रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर आज के डेट में पूरा डिपेंडेंट है। देखो, हथियार पूरे वहां से आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी इतनी डामाडोल है, अगर वहां से एड नहीं आएगी तो शायद इकोनॉमी भी ना संभल पाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए फुल्ली डिपेंडेंट। तो बात क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक के फर्क नहीं पड़ेगा, टिकटॉक वगैरह सब ऑन कर लेंगे? तो सबसे पहले तो जवाब उन्होंने एक पार्टी में ये बता दिया था कि भाई लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बेनकाब हो चुका है ऑलरेडी इजराइल, तो अब लोग भूल थोड़ी जाएंगे कि हाँ जेनोसाइड हो रही थी। ये जरूर है कि कंटिन्यूस अगर हैमरिंग नहीं होती रही लोगों के दिमागों में, तो लोग में भी भूल सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ। पर इजराइल मतलब लोग में भी अटेंशन, ऐसा नहीं कि लोग भूल जाएंगे, पर लोग
उस टाइम पे फिर भाई बर्निंग इशू वो नहीं है, कुछ और आ गया दुनिया में, तो लोग उस चीज पे फोकस करने लगे। पर इजराइल कैसा है ये तो अब सब जान गए ना। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं तो क्यों कभी किसी इजरायली से बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा बात। एक एक रूम में भी ना रह पाऊं मैं इजरायली के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके कोई गाली गलौच वगैरह ये सब करूंगा उसके साथ, पर भाई हमारे लिए नॉन एग्जिस्ट, हम नहीं बात करेंगे तुमसे, ठीक है। तो इस ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ही है कि इजराइल पराया स्टेट है। अब आगे देख, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इजराइल सुपर डिपेंडेंट है अमेरिका पर। जिस दिन अमेरिका का सपोर्ट डामाडोल हुआ उस दिन आप ये भी मान सकते हो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं ये नहीं कहूंगा इट विल सीज टू एग्जिस्ट कि इजराइल ही खत्म हो जाएगा, पर बहुत बड़ा खतरा है। एंड इसीलिए तो टिकटॉक और ये सब की एक्विजिशन हो जा रही है। Really quite amazing. What that means is that anything that threatens the bond or anything that threatens the special relationship between the United States and Israel at this point in time is going to mortify Israel's strongest supporters in the West. And this is what's happening here. The lobby is scared stiff about what's happening to public opinion on Israel in the United States. And as you were saying before, it's not just in the Democratic Party, not just on the left hand side of the political spectrum, it's on the right hand side of the political spectrum as well. People like Tucker Carlson, Candace Owens and Steve Bannon and Charlie Kirk, of course, was moving in that direction as well. These people are hell on wheels for the lobby and for Israel. So the lobby has been forced out into the open in ways it was never in the past. It is out there for everybody to see, and it's engaged in plain smash mouth politics. It's shut down TikTok. It's buying up all these media outlets. It forced on. एक बहुत बड़ा पॉइंट बताया इन्होंने। जनरली डिवाइड क्या होता है लोगों में, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, मतलब ओपिनियंस। एंड लेफ्ट और राइट जैसे हम इंडिया में बोलेंगे या सब कॉन्टिनेंट पे बोलेंगे, कंपेयर टू यूएस डिफरेंट हो सकता है हल्का डेफिनेशन वाइज, पर हर बार डिवाइड यही होता है कि एक थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट सोचता है, एक थोड़ा लिबरल सोचता है, ठीक है। तो इसीलिए आपस में मेल नहीं हो पाता, इसलिए डिवाइड रहता है। बट यहाँ पर इनफैक्ट एक एपैक का कोई आई थिंक प्रेसिडेंट, वन ऑफ द हेड्स और वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स, उसकी एक लीक्ड ऑडियो भी है जब वो कह रहा था कि भाई जो सिचुएशन है बहुत ही कैटास्ट्रोफिक है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि डिवाइड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट है ही नहीं, डिवाइड बिटवीन यंग एंड ओल्ड है। जितने भी यंग लोग हैं दे आर अगेंस्ट इजराइल, एंड जितने भी ओल्ड लोग हैं पुराने जो मे बी नहीं देख पाते उस बेनकाब इजराइल को नहीं देख पाते, एंड बुड्ढे लोग का क्या ही बोले यार, तो वो लोग दे डोंट सॉर्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ देम कांट कीप अप विद द टाइम्स। तो डिवाइड बिटवीन यंग एंड ओल्ड है। इसका मतलब जो करंट जनरेशन है वो गई, मतलब 20 साल आप मान लो, ठीक है, 20 से 25 साल। तो जो नई जनरेशन आएगी दे बी लाइक वी हेट इजराइल। जिस दिन अमेरिका ने ये सोच लिया, जैसे कि जॉन मेयरशाइमर बता रहे हैं कि भाई हमें नहीं सपोर्ट करना इजराइल को, इजराइल के लाले पड़ जाएंगे, इसीलिए इतना हाहाकार मचा हुआ है। Colleges and universities a whole wide array of rules that you'll be punished if you express any kind of criticism of Israel or prominent Jewish people or whomever. Just clamp down right in the open on the free speech rights of Americans at our colleges and universities in defense of this foreign country. ये तो है ही है कि इजराइल की वजह से, इनफैक्ट हमने सोचा भी था कि एक वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे, पर चलो अच्छा है बात ही हो गई कि इजराइल जो कर रहा है, ठीक है, वहां पे जेनोसाइड कर रहा है, ठीक है, इसने इनके पास इतना मनी पावर है कि कोई भी प्रोटेस्ट करे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया में भी होता है कि कोई भी प्रोटेस्ट करे तो जाके क्लैम्प डाउन ऑन दोस प्रोटेस्ट, लोगों को प्रोटेस्ट भी मत करने दो। भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में यही तो थी आज़ादी, एक ये आज़ादी तो थी ही, नॉट कि यही आज़ादी थी, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ें ये थी कि आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो जैसे अमेरिका में आए दिन प्रोटेस्ट होती रहती थी, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, कभी किसी और चीज़ से रिलेटेड। इंडिया में जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे होती है, बट वहां पे नंबर ऑफ प्रोटेस्ट जो थी वो काफी ज्यादा थी। बट अब इस चीज के बारे में अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो देखो जो विजुअल्स आ रहे हैं, लोगों को कैसे बुरी बुरी तरह पीट रहे हैं। मतलब इसका मतलब आप इजराइल के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, तो लोगों का कहना है यार ये अजीब बात है यार। अगर आप अमेरिकन हो तो आप ये कहोगे कि यार हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, इतनी होमलेसनेस है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बुरे हाल हुए हैं, हमारे यहाँ पे हमको कुछ मतलब बीमार हो जाएं, ठीक है, और इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिकल एड वगैरह तो ऐसा मिलती नहीं है कुछ खास,
ठीक है, और बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर वर्थ ऑफ पैसा आपको एंड वेपन्स आपको भेजने इजराइल के लिए ताकि वो जेनोसाइड कर पाए, तो लोगों के दिमाग में यार ये क्या हुआ, हमारा देश तो स्वतंत्र ही नहीं है, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इंडिपेंडेंस खत्म होते जा रही है इजराइल की वजह से, लोग ऐसा सोचने लगे हैं। Exactly. They got 3 presidents fired. The Ivy president, League presidents. Ivy League presidents fired. This is truly remarkable. This is the greatest threat to free speech in the United States that I think we've ever seen. It's certainly the greatest threat to free speech on academic campuses. It's really quite remarkable. And it's largely due, not exclusively, but largely due to the lobby. And again, the question you want to ask yourself is, what's going on here? They weren't doing this 20 or 30 years ago. They're doing it now because Israel is in desperate straits. It's in desperate straits because it's not doing well against its adversaries, and it's heavily dependent on the United States. And there is some evidence that American support for Israel is withering away and may get worse with the passage of time. Because again, if we go back to the earlier part of our conversation, what you and I were effectively saying is that in all likelihood, we're of course hoping we're wrong here, but in all likelihood, the genocide is going to start up again. Well, if the genocide starts up again, this is just going to further wreck Israel's reputation in the West and around the world. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने बात की पूरी फ्री स्पीच के बारे में, एंड खास तौर पे ये बड़े डेस्परेट है कि क्योंकि इजराइल से खुद तो मामला हैंडल हो नहीं पा रहा, तो वो अपना मनी पावर यूज कर रहे हैं इन अदर कंट्रीज के, भाई आप ये सब प्रोटेस्ट बंद करवाओ। एंड एक और जो पॉइंट मेक कर रहे हैं कि भाई जेनोसाइड कंटिन्यू करेगी, सीज फायर भले ही हो गया हो बट ये जेनोसाइड खत्म करे चलेगी। हमने भी यही कहा है कि भाई वी होप कि हम गलत कह रहे हैं कि भाई बमबारी वगैरह फिर से चालू होगी, बट लगता तो ऐसे ही है। एंड स्पेशली अगर आप नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से सोचो तो देखो उसके पास इलेक्शन है, ठीक है, नो वन इज अपोजिंग द जेनोसाइड इजराइल में, प्रॉब्लम वो नहीं है। दूसरा वो कह चुका है हम हमास को खत्म कर देंगे, हमास तो खत्म हुआ ही नहीं। तो भाई अब चुनाव आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है ईरान पे भी अटैक हो जाए। Disastrous situation. And Israelis and American, not all American Jews, but some American Jews can say this is just anti-Semitism. But at a certain point, that argument becomes ridiculous. This isn't anti-Semitism. What the Israelis are doing in Gaza is absolutely horrific. And those people who oppose it are on the right side. So I think if this continues, the genocide continues, more damage will be done, and the lobby will be forced to behave in even more ruthless ways. And I think for the future of American liberal democracy, that is a big negative. मतलब अमेरिका की डेमोक्रेसी खतरे में है इजराइल के वजह से, ये है फाइनल मैसेज। तो भाई जॉन मेयरशाइमर तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड इनके जाके इंटरव्यू सुनो। एंड ये ग्लेन ग्रीनवॉल्ड है जिन्होंने इंटरव्यू किया, इनके भी इंटरव्यूज काफी अच्छी पर्सनालिटीज को करते हैं, जैसे कि जॉन मेयरशाइमर, इनको भी जाके फॉलो कर सकते हो। बहुत बुरा लगता है कहते हुए कि जेनोसाइड फिर से चालू हो सकती है, पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है।